एक एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में यूपी दरोगा भर्ती में अब सामान्य दिन में आज होगा सेट नंबर 2। इससे पहले हमने आपको एक सेट करा दिया, उसे आप जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए हम कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। एक बार जो हमारी ये 20 सेट का जो सीरीज चल रहा है आप उसे देख लेना। जीएस आपको काफी आसान लगेगा, काफी क्वेश्चन आप देख पाओगे कि डायरेक्ट जो है पेपर में पूछ लिया जाएगा, है ना। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से समझना है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में क्या हुआ था, 25 से 28 सितंबर के मध्य वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन किया गया। और ये पूछ रहा है भैया कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, तो साथ ही इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, है ना। अब क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वर्ल्ड फूड इंडिया से, तो पहली बात तो इसका आयोजन कब किया गया, ये डेट याद रखना, 25 से 28 सितंबर 2025 के मध्य। कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया। सवाल ये बनता है कि भाई ये जो किया गया है वर्ल्ड फूड इंडिया, वो कौन सा मंत्रालय उसको प्रायोजित किया हुआ है, तो याद रखिएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको होस्ट किया गया, यानी इसको प्रायोजित किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में भागीदारी देश में कौन कौन देश शामिल था, तो न्यूजीलैंड और सऊदी अरब। अन्य देशों का नाम दे सकता है पर इन्हीं दोनों में से एक और रख सकता है ऑप्शन में, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना होगा कि 2024-25 में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है, इसका हम लोगों ने कितने रुपए तक का निर्यात किया है, तो तकरीबन 49.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर हम लोगों ने निर्यात किया हुआ है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जो है उनका, ठीक है। तो इतने डाटा है, इनको ध्यान रखिएगा। अगला, हाल ही में 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में, गलत लिखा है, किस राज्य में होना चाहिए, किस राज्य में किया गया है, ठीक है, किस राज्य में किया गया। साथ ही यहाँ पे याद रखेंगे, वैसे जिला तो था पटना ही किया गया, लेकिन बिहार राज्य कहेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो बिहार के पटना में आप देखोगे भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है साथी, है ना। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब इसको प्रायोजित कौन किया हुआ है, इसका आयोजन कौन किया है, तो साहित्य अकादमी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ये सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखिएगा कि साहित्य अकादमी जो होती है साहब, है ना, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है साहब, ठीक है। और इसमें मदद किया है किसने, तो संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार और बिहार सरकार, दो लोग सरकार में शामिल है। हमारे यहाँ की जो संस्कृत मंत्रालय है, ठीक है, संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार है वो, और बिहार गवर्नमेंट ने मिल करके होस्ट किया है क्या, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन, ध्यान रखना, ठीक है। अगला करा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार आप जानते हैं बहुत दिनों बाद जो है नोवाक जोकोविच को कोई हराया है। तो पुरुष एकल यानी मेन सिंगल यहाँ पे लिख सकता है, कई बार तो मैंने देखा है पेपर में लिखता है साथी मेल सिंगल, है ना। तो मेल सिंगल वही है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो आप जानते हैं जो कार्लोस अल्कराज है, इन्होंने हराया है किसको, नोवाक जोकोविच को, और ये खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है, ठीक है। और ये कार्लोस अल्कराज का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला गया है, आपको पता होगा। महिला एकल की अगर हम लोग बात करेंगे साथी कि महिलाओं एकल में कौन जीता हुआ है, तो याद रखेंगे एलेना रिका बाकिना, इन्होंने हराया है किसको, आरना सावालंकी को हरा करके इन्होंने फाइनल का खिताब जीता। तो ये दोनों लोग खतरनाक है, इनको ध्यान रखना, क्योंकि ये लोग अपने आप में बहुत वीर थे जिनको इन लोगों ने हराया हुआ है, ठीक है। और ये खेला गया हार्ड। अगला करेंगे, कह रहा कि सितंबर 2025 में जारी किया गया चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 नामक एक रिपोर्ट, और कह रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर, ठीक है, जो इन्फेंटी मोरलिटी रेट है, आईएमआर है, वो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितना है, एक्सपेक्टेड आपसे पूछ रहा है कितना है। ये डाटा अभी जारी किया गया है साथ ही हाल ही में। तो इसमें बताया गया है कि 1000 जीवित व्यक्तियों पर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 25 लोग जो है वो डेथ हो जा रहे हैं, बच्चे, है ना, ऐसा। तो ये रिपोर्ट जारी किया गया है किसके द्वारा, चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्ट 2025 के द्वारा। सवाल बनता है कि इसका प्रकाशन कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हमारा डिपार्टमेंट है वही किया है साथी, यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया, चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्ट 2025। रिपोर्ट में बताया गया कि बार देखो 2023 में क्या है, भारत में जो इन्फेंटी मोर्टेलिटी रेट है, यानी जो शिशु मृत्यु दर है, वो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर वो 25 है। जबकि आप देखेंगे यहाँ पर जन्म दर को आप देखेंगे तो प्रति 1000 जनसंख्या पर 18.4 रही है, यानी जन्म दर आप देखेंगे तो 18.4 है, जबकि मृत्यु दर कितनी बताई गई है, 25 बताई गई है इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। रिपोर्ट ने यह कहा कि 2019 से 21 के दौरान बाल विवाह की दर घट गई है, और घट करके अब यह जो है साथी 23.3% हो गई है। तो ये कुछ डाटा है, प्लीज आप इसे ध्यान रखना। अगला, दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किसे एयरटेल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी बनाया गया है और सीईओ भी बनाया गया है। तो एयरटेल इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ऐसा सवाल है। तो याद रखेंगे शाश्वत शर्मा इस समय दिसंबर 2025 से काम कर रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में एयरटेल इंडिया के। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा,
पहला हो जाएगा यहाँ पे साहब सही जवाब, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे राम राजकुमार गोयल, तो आप जानते हैं जो चीफ इलेक्शन CIC है साथी, है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं है, ठीक है, याद रखना। जो हमारे CIC हैं साथी, है ना, चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन कह सकते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, वह 15 दिसंबर 2025 से राजकुमार गोयल है। जबकि यहाँ पे याद रखेंगे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरुआ, इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। अप्रत्यक्ष रूप से सवाल पूछा जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हिडन रहेगा, पर आपको जवाब दे देने में आसानी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? धीरे धीरे बढ़ने के परिवर्तन को हम जनसांख्यिकी संक्रमण कहते हैं। इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? पहला हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ से जो सवाल एक्सप्लेनेशन, इसको आप याद रखना, पेपर में पक्का है सवाल बन सकता है, प्रबल चांसेज है, ठीक है। पहली बात तो याद रखिएगा कि जनसांख्यिकी संक्रमण क्या है, तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि जनसांख्यिकी संक्रमण जनसांख्यिकी सातत्य संकल्पना पर आधारित है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछेगा कि इस संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो W.S. थॉमसन और F.W. नोट स्टेन, इनके द्वारा किया गया है। W.S. थॉमसन और F.W. नोट स्टेन के द्वारा किया गया है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन, है ना, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जनसंख्या संक्रमण एक ऐसा सिद्धांत है जो समय के साथ साथ जनसंख्या में हुए परिवर्तन को दर्शाता है, और इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो कितने अवस्थाओं से गुजरती है, तो ये भी सवाल पूछ सकता है, वो 4 अवस्थाओं से। आगे चल के नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके 4 सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि ऊर्जा गंगा परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में भी था कुछ दिनों से। ऊर्जा गंगा परियोजना मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 2016 में, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब आखिर में ये परियोजना है क्या, तो जरा सा देखना, 24 अक्टूबर 2016 की घटना है जब मोदी जी पहुंचते हैं बनारस में, और बनारस में इन्होंने एक परियोजना को शिलान्यास इसका कर दिया है। कब कंप्लीट होगा नहीं पता, पर शिलान्यास कर दिया है, जिस परियोजना का नाम है ऊर्जा गंगा परियोजना। इस परियोजना के तहत साथ ही पाइपलाइन बिछाया जाएगा हमारे उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में और असम जैसे राज्यों में, और उसके लिए कोकिन ईंधन जो है साथी वो पाइपलाइन से पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास है, सरकार ऐसा सोच रही है, मोदी जी ने ऐसा सोचा है, पर 2016 में सोचा है और 27 आने को है। आप सोचिए, सोचना ही तो सब कुछ नहीं है ना, करना भी चाहिए, पर हो नहीं रहा है। आगे, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, इस सवाल को मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, पेपर में सीधा टपकेगा। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, साथ याद रखिएगा यह मैसूर में स्थित है। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर कौन सा? बी हो जाएगा साहब यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। अब कुछ संस्थान जिसे हम लोग थोड़ा सा समझ के चलते हैं, जैसे बनारस में आप देखेंगे तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान है, मैसूर में केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान है, हैदराबाद में नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट है, झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है, जबकि लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है साथी वो आपका लखनऊ में। इनको याद रखना, ये पेपर में सीधे बूस्ट करेंगे। अगला सवाल है, तरह की भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जो नेफेड है उसकी स्थापना कब की गई थी, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा, इसके साथ हम बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी नेफेडा, आपने बार बार नाम सुना होगा, NAFED, है ना, नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर, है ना, नेफेड कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, नेफेडा इसको बोलते हैं साथी, है ना। अब इसकी स्थापना को लेकर के वैसे 2 डेट यहाँ पे दिख रहा है, 5885 है ना, लेकिन इसकी स्थापना 1958 में किया जाता है, और 1958 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना, 58 यहाँ पे सितंबर है और अक्टूबर, दो ऑप्शन दिया है, लेकिन अक्टूबर में किया जाता है 2 अक्टूबर 1958 को, है ना, सितंबर देकर के एकदम कंफ्यूजन बना दिया है, तो डी हो जाएगा प्रश्न में राइट आंसर सही जवाब। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे पता चलेगा। नेफेड, अच्छा इसके फुल फॉर्म पे मत जाना कि NAF से कुछ करे, ई से कुछ, ऐसा नहीं है, इसका जो हिंदी नाम है उस पे जाना, भारतीय यानी नेशनल एग्रीकल्चर, फिर कृषि, ठीक है, सहकारी कोऑपरेटिव विपणन फेडरेशन यानी संघ है, तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, इसकी स्थापना कब की जाती है, यही ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना की जाती है 2 अक्टूबर 1958 को, और ये करता क्या है, तो ये कृषि के विपणन से संबंधित है साथी, है ना, जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट है ना उसको बांधना, पैकेजिंग करना, उसको विदेश में भेजना, ये काम करता है। तो ये एक राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष सहकारी संगठन है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि कृषि, इसका प्रमुख कार्य है
चुनी हुई कृषि वस्तुओं का ये प्रबंधन करेगा, उनका वितरण करेगा, उनका निर्यात तथा आयात करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत में कुछ ऐसे संस्थान हैं जो निर्यात का काम करते हैं, जैसे नेफेडा हो गया, स्टेट ट्रेंडिंग कारपोरेशन हो गया, एमएमटीसी हो गया। तो ये साथी भारत से कृषि उत्पादकों के निर्यात करने वाली संस्थाएं। ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि कौन से निर्यात करने वाली संस्था है, कौन सी नहीं है, तो इनका नाम आपको देगा, इनमें से आपको चुनना है। ठीक है, अगला, काली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये काफी आसान सवाल है, सबको पता होगा। काली क्रांति साथ ये कच्चा तेल प्रोडक्शन से संबंधित है, इस प्रकार से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। देखिए, अब कुछ क्रांतियां जिन्हें ध्यान रखेंगे, जैसे नीली क्रांति सभी को पता है, मत्स्य उत्पादन है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है, पीली क्रांति तिलहन प्रोडक्शन, लाल क्रांति मांस या टमाटर प्रोडक्शन, काली क्रांति कच्चा तेल प्रोडक्शन, गोल्डन क्रांति ये बागवानी और शहद की प्रोडक्शन से संबंधित है ना। अगला है कह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की स्टार्टिंग कब की गई थी, शुरुआत कब किया गया था? फिर से 2014 में तो किया गया था, लेकिन 2 डेट फिर से दे दिया है ना, तो ऐसे ही कंफ्यूजन बनाएगा, लेकिन सितंबर 2014 में किया गया। इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा बी हो जाएगा सही जवाब साहब। ठीक है, क्योंकि जनवरी में तो मोदी जी खुद ही नहीं थे। देखिए, बात करेंगे 25 सितंबर 2014 की, जब नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत किया गया और शेर जो है इसका लोगो बनाया गया। अब ये शेर अब देख रहे हैं अमेरिका के सामने बार-बार झुक जा रहा है, ये बात अलग है ना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि यार देखो, भारत को ना हम लोग क्या करेंगे, एक गंतव्य के रूप में स्थापित करेंगे और यहाँ पे निवेश को, इन्वेस्टमेंट को बहुत सरल बनाएंगे, ताकि भारत में कंपनियों का विनिर्माण हो आए, भारतीय कंपनियों का विनिर्माण को प्रोत्साहन देकर के भारत को विनिर्माण का क्या बनाना है, हब बनाना है, यानी हम लोग चीजों को प्रोडक्शन करें, उत्पादन करें। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन भारत के लोगों को ही लूटपाट में हम लोग समाहित कर देते हैं। 1 रुपए की दवा बनाने वाली कंपनी इस दवा को सीधे 1 रुपए से 10 रुपए में बेचती है। क्या यही न्याय है? सोशल जस्टिस इसे कहते हैं। अरे कंपनी को तो, सरकार को कोई नियम बनाना चाहिए कि अगर कोई दवा 1 रुपए में बन रही है तो मैक्सिमम 3 रुपए में बिके, 10 रुपए में बिक रहे हैं, बताइए गलत है ना ये सब चीजें, लेकिन नहीं, इसको कौन देखे। मेरे दोस्त अगला सवाल है कि मंद सौर जो अभिलेख है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे लिंक करता है, कौन से राजा कौन से शासक से लिंक करता है? तो याद रखेंगे मंद सौराभिलेख यह मालवा के नरेश हैं यशोधवर्मन, इनसे संबंधित है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ अभिलेख हैं जिनको आपको रटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसे जरूर रट लीजिएगा। कह रहा था कि कलिंग के राजा खारवेल, ये इनसे संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख, जबकि रुद्रदामन से संबंधित है साथी जूनागढ़ अभिलेख, गौतमी बाल स्त्री से संबंधित है नासिक अभिलेख, समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति, मालवा नरेश यशोधवर्धन से मंदसौरा अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय से ऐहोल प्रशस्ति, प्रतिहार नरेश है मिहिरभोज, इनसे ग्वालियर अभिलेख है, स्कंदगुप्त से भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख है, विजय सेन से साथी ये देवपाड़ा प्रशस्ति संबंधित है। तो प्लीज आप इनको एक बार सिक्वेंसली याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, है ना। करा कि वैदिक काल में एक शब्द प्रयोग होता था दुहिता, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो दुहिता किसको बोलते थे? जो पुत्री गाय को दूहती थी, यानी गाय का जो दूध निकालती है, उसी पुत्री को हम दुहिता कहते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी पुत्री हो जाएगा शब्द। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैदिक काल में कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा, पेपर में आता है। पेपर में तो बहुत ज्यादा पूछा था, ब्रीही किसको कहा जाता है? तो ब्रीही चावल को कहा गया है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा, है ना। और तंदुल धान को कहा गया, वो आप रामायण वगैरह देखोगे तो तंदुल के दाने चबा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, जो लाया गया है सुदामा के द्वारा, है ना। तो तंदुल माने भाई धान के चावल, है ना। तो तंदुल मतलब हो जाएगा धान, ब्रीही मतलब क्या? चावल, ध्यान रखना होगा। ठीक है, बेक नॉट मतलब वही बात है, लेकिन अब तंदुल का प्रयोग लोग करते हैं कि नहीं है। वेकनाट कौन था साथी? तो जो ऋण देकर के ब्याज, जैसे बनिया वर्ग का जो बनिया शब्द होता है, वो बनिया कह दे, मतलब कोई बुरा मत मानना, मतलब ऐसा शब्द है ना। करीस ये गोबर की खाद को लोग बोलते थे, करीस। हिरड या फिर सुअर्ड ये सोने को कहते हैं, गोधूम गेहूं को कहते हैं। यव शब्द काफी पेपर में आता है, ध्यान रखना। यव किसको बोलते हैं? जौ को बोलते हैं। ब्रिक बैल को, लांगल हल को, उर्वरा जोते हुए। दुहिता मतलब ये पुत्री थी। अधन्या जिसे मारा न जा सके, वो आपकी गौ माता थी, यानी गाय थी, है ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है संस्थान और दूसरी तरफ उसका स्थापना दिया हुआ साथी, है ना। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया, 1897 में नहीं किया गया, 1875 में किया गया है। ठीक है, इंडियन लीग भी स्थापना आप जानते हैं 1875 में सुरेंद्र बनर्जी करते हैं, सही है। सत्यशोधक समाज आप जानते हैं ज्योतिबा फुले 1873, सही है। प्रार्थना समाज में 1867 सही है। तो इस प्रकार से सही नहीं है वो आपका डी, ये वाला सही आपका नहीं है। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशन है जिसे आपको याद रखना होगा।
प्रमुख संस्थान और इनके संगठन, जैसे साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, पूना सार्वजनिक सभा 1870, प्रार्थना समाज 1867, सत्य शोधक समाज 1873, इंडियन लीग 1875, आर्य समाज 1875 में, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, इंडियन एसोसिएशन ये 1876 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अगला सवाल करा कि मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र की शुरुआत कब की गई थी, ये डेट आपसे पूछ रहा है। तो साथ याद रखेंगे 20 अगस्त 1917 की घटना है जब मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र की शुरुआत की जा रही है ना। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला, यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। अब कुछ घटनाक्रम है जिसे आपको याद रखना होगा। आप जानते हैं भंग आंदोलन बंगाल के विभाजन को लेकर के किया गया 1905 में। कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गर्म दल और नरम दल में 1907 में। लखनऊ में समझौता होता है लखनऊ पैक्ट 1916 में, जिसमें फिर से आप जानते हैं कांग्रेस और नरम दल गरम दल इकट्ठा हो जाता है और इनी बेसेंट के द्वारा ये समझौता कराया जाता है। ठीक है, फिर मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र आगे हो जाता है 20 अगस्त 1917 को। रॉलेट एक्ट आता है साथ ही 1919 में, मार्च 1919, और इसी एक्ट के प्रावधान के तहत 13 अप्रैल 1919 में आप देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। आगे चल के आप पाएंगे 1919 में ही खिलाफत आंदोलन मतलब इसके बाद होता है। फिर दिसंबर 1920 में आप जानते हैं नागपुर का अधिवेशन किया जाता है। फिर 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन साथी गांधी जी के द्वारा चालू कर दिया जाता है। तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन पेपर में बार बार आता रहता है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पता रहेगा तब न करेंगे घटनाओं को। तो चलिए देखते हैं चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो आप जानते हैं 1922 में हुआ था, तो सबको पता होना चाहिए है कि नहीं, ये 1922 में हुआ था। स्वराज पार्टी कब बनी थी, आप बोलोगे सर ये 1923 में बना था। साइमन कमीशन कब आया था, तो आप बोलोगे सर 1927 में आया था। नेहरू रिपोर्ट कब लाया गया था, तो आप जानते हैं 1928 में लाया गया था। तो सिक्वेंसली है 1 2 3 4 एक साइड से, तो आप बता देना पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर है ना। चलिए कुछ और घटना इसको याद कर लीजिएगा। जैसे 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। जनवरी 1923 की स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति। अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट लाया गया। अक्टूबर 1928 को बारदौली सत्याग्रह किया गया और यहाँ की महिलाओं ने सरदार को वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोला था। 8 अप्रैल 1929 में आप जानते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड हुआ था। बटुकेश्वर दत्त और लोगों ने मार दिया था, खत्म कर दिया था पिक्चर है ना, मतलब बम फेंक दिया था पर कोई लोग मरे नहीं थे, इंकलाब वाला नारा देकर के है ना। दिसंबर 1919 में आप जानते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है साहब है ना। गांधी इरविन समझौता 1930 में होता है आप जानते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है दर्रा और दूसरी तरफ दिया हुआ उसकी स्थिति। यहाँ से दर्रों से सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो प्लीज आप दर्रों को अच्छे से पढ़ के जाना है ना। कह रहा है कि जो खारदुलांगला दर्रा है ये लद्दाख में है, तो हाँ बिल्कुल है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल है। हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचला दर्रा है, ये भी है। जेलेपला दर्रा ये साथी उत्तराखंड में नहीं है भाई है ना, क्यों बेइज्जती कर रहे हो इसका है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे जेलेपला सिक्किम में है यार, जेलेपला दर्रा नाथला दर्रा सब सिक्किम में है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा सही जवाब है ना। कुछ दर्रे हैं इन्हें आप याद कर लीजिएगा, बाकी की चर्चा और आगे करेंगे। कल हमने आपसे शायद ग्लेशियर पे चर्चा कर लिया है, नहीं क्या होगा तो प्लीज कमेंट करना। ग्लेशियर भी पढ़ना पड़ेगा, ग्लेशियर से क्वेश्चन आएगा है ना। खारदुलांगला दर्रा, काराकोरम जोजिला या चांगला दर्रा ये सब लद्दाख में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल नाम का दर्रा पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो सीप किला दर्रा हो गया, रोहतांग, बाड़ा लाचला, यांगची दीवान, भाभा, पारंगला या मणिरंग। ज्यादातर जो है सीप किला, रोहतांग और बाड़ा लाचला या यांगजी दीवान आपसे पूछ सकता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में आप देखेंगे तो मोलिंगला दर्रा है, माना, नीति, लिपुलेख, कुंगरी भुंगरी, नामा और रालाम धोरा और सिनला ये दर्रे पड़ते हैं। सिक्किम में आप देखेंगे नाथुला और जलेपला दर्रा पड़ता है। एक बार में नहीं याद होगा तो 3 बार इसको पढ़ना, जो याद होगा उसकी स्किप कर देना, जो नहीं याद होगा उसको बार बार पढ़ना है ना। अगला कह रहा कि जो माउंट डियाबोलो है वो कहाँ पे है। देखिए माउंट डियाबोलो ये हमारे अंडमान निकोबार में पड़ता है और उसमें भी मध्य अंडमान में पड़ता है, मध्य अंडमान में पड़ता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सैंडल पीक की, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखें जो कि कहाँ पे स्थित है साथी, तो उत्तरी अंडमान में है। माउंट थूलियर ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। माउंट ड्यूबोली मध्य अंडमान में है। माउंट ओयोबो ये दक्षिणी अंडमान में। माउंट हिरियट ये भी दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। तो प्लीज इन सबको याद रखना, पेपर में घुमा घुमा के आता है। खरा के निम्नलिखित में से कौन सा है शहर है जो नदी के किनारे स्थित नहीं है। बरेली, क्या वह रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, तो हाँ सही है। कानपुर गंगा के, लखनऊ गोमती, बद्रीनाथ जो है साथी ये गोमती से कोई संबंध नहीं रहता, गंगा के किनारे बद्रीनाथ है ना।
और गंगा में भी आप जानते हैं, अगर देखेंगे तो अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा, उसके किनारे साथ ही पड़ता है आपका बद्रीनाथ, है ना? तो इस प्रकार से डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बाकी आप जानते हैं यमुना के किनारे दिल्ली, आगरा, कानपुर पड़ता है और भी शहर पड़ते हैं। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में है, बरेली यहाँ पे पड़ती है। गंगा कानपुर, बनारस, कन्नौज, है ना? गोमती लखनऊ, जौनपुर, बद्रीनाथ के किनारे अलकनंदा। तो नदी के किनारे शहर कल हम बहुत डिटेल में पूरा एक चार्ट दे देंगे, वो सब आप रट लेना, ठीक है? अगला करते हैं, निम्नलिखित में से किसे हम पूर्व का वेनिस कहते हैं, यानी किसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है साथी? तो आप जानते हैं कोच्चि जो है साथी, इसे हम पूर्व का वेनिस कहते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब, ठीक है? प्रयागराज को अगर हम देखेंगे तो ईश्वर का निवास स्थान बोलते हैं। अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर, वाराणसी को मंदिर एवं घाटों का नगर, अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस हम लोग बोलते हैं किसे? कोच्चि को। त्योहारों का नगर हम मदुरै को बोलते हैं, ध्यान रखना होगा। इसी तरह से आप देखेंगे तो मैसूर को ये कर्नाटक का रत्न बोलते हैं। जयपुर को आप जानते हैं गुलाबी शहर, उदयपुर को श्वेत शहर, जबकि पुदुचेरी को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम वही बार-बार आपके सामने लेकर आ रहे हैं। धीरे-धीरे हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करते हुए चलेंगे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।